So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the section 4.10 which is titled as discharge of a contract. So on what terms you can discharge a contract between two parties या कैसी कैसी सिचुएशन में और किन टर्म्स के बेसिस पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट इन दिस सेक्शन. A contract is discharged when the obligation created by it comes to an end. एक कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज होता है जब दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशंस जो उन्हें परफॉर्म करनी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो खत्म हो जाती हैं. दैट कम्स टू एन एंड. अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. आप एक कॉन्ट्रैक्ट को इस पर्टिकुलर वेज के थ्रू आप उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. इट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड. जब दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को टाइम में और इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड उसमें परफॉर्म कर लेती हैं, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस जो है उनकी पार्ट की उन दोनों को परफॉर्म कर लेती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस मे बी बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. Actual performance is said to have taken place when each of the parties has done what he had agreed to do under the agreement. ठीक है, अब परफॉर्मेंस एक कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप की हो सकती है. पहली होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरी होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी वो परफॉर्मेंस होती है जो एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हुई है. जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था आपने वैसे वैसे परफॉर्म करा, सो दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस. नाउ व्हाट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? व्हेन द प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट द प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू accept the performance, it amounts to an attempted performance or टेंडर परफॉर्मेंस. यू विल रीड दिस अबाउट इन यूनिट 6 ऑल्सो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपने वैसे परफॉर्म करा, सो दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नाम से ही आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि आपने परफॉर्म करने का अटेम्प्ट करा बट सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करी परफॉर्मेंस को. ठीक है, तो जब आप तो अटेम्प्ट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस करने की बट सामने वाली पार्टी रिफ्यूज कर देती है, तो वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है या टेंडर परफॉर्मेंस होती है. सो परफॉर्मेंसेस in a contract are of two types. The first one is actual and the other one is attempted. Actual as per the terms of the agreement, attempted when the promiser tries to do it but promisee refuses to accept. ठीक है, let's understand this with the help of an example. A contracts to sell his car to B on the agreed price. A ने B से कहा कि वो उसको अपनी कार बेचेगा on the agreed price. As soon as the car is delivered to B and B pays the agreed price for it, the contract comes to an end by the performance. तो A ने कार को डिलीवर कर दिया, B ने उसको पैसे दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो गया. नाउ ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई सर्टन क्वांटिटी ऑफ टिम्बर टू बी. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो टिम्बर की कुछ सर्टन क्वांटिटी उनको डिलीवर करेगा. बी मेड द सप्लाई ऑफ टिम्बर एट अपॉइंटेड टाइम. बी ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी कि उसने टिम्बर की क्वालिटी को सप्लाई कर दिया, लेकिन ए ने रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से. तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, यानी कि बी ने तो ट्राई करा परफॉर्म करने का बट ए ने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करी, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ठीक है, नाउ डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं. सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट. यानी कि दिस इज अ केस ऑफ नोवेशन. जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यानी कि नोवेट कर लेते हैं, तो पहले वाला एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है. और टू रिसाइंड इट यानी कि आप रिसेशन कर देते हैं, आप दूसरी पार्टी से बोलते हैं कि आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. या फिर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर लेते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप चेंज कर देते हैं, तो पहले वाला एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, दैट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड. द प्रिंसिपल्स ऑफ नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन एंड रेमिशन आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, इससे पहले वाली यूनिट दैट इज 4.9 में हमने इन वाले टर्म्स को पढ़ा है. नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन और रेमिशन. नोवेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है, रिसेशन में आप दोनों पार्टीज के म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लेते हैं, ऑल्ट्रेशन में टर्म्स एंड कंडीशन को आप चेंज करते हैं, रेमिशन में आप सामने वाली पार्टी से उसकी परफॉर्मेंस को रेमिट कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि एक तरीके से माफ कर देते हैं उसकी परफॉर्मेंस को.
Now example 41 says A owes to B rupees 1 lakh. A को 1 लाख रुपीज देने थे B को. A enters into an agreement with B and mortgage his assets for rupees 50,000 in place of the debt of 5 lakh. A ने B के साथ एक एग्रीमेंट करा और 50,000 के एसेट्स की मॉर्टगेज रख दी. ठीक है, जैसे कि हम गहने रखते हैं ना उधार पर, उसी तरीके से उसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं. दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड. ठीक है, तो ये मॉर्टगेज वाला हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट है और पहले वाली ऑब्लिगेशन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो खत्म हो जाती है. नो एग्जाम्पल 42, ए ओज बी रुपीज 5 लाख. ए को 5 लाख रुपीज देने थे बी को. ए ने बी को 3 लाख रुपए दे दिए, जिन्होंने पूरी डेथ की पूरी सेटिस्फैक्शन में उन 3 लाख रुपीज को एक्सेप्ट कर लिया. तो ये क्या हो गया, ये रेमिशन हो गया है. ठीक है, यानी कि ए ने बी ने कहा कि ठीक है तुम मुझे सिर्फ 3 लाख दो और अपने पूरी डेट खत्म करो. ठीक है, सो दिस इज रेमिशन. Now discharge by impossibility of performance. The impossibility may exist from the very start. इसे हम initial impossibility बोलते हैं. In that case it would be impossibility ab initio. Impossibility ab initio यानी कि from the very initial or from the very beginning. Alternatively it may supervene. ठीक है, impossibility आपकी initial भी हो सकती है और supervene यानी कि आगे जाकर जो होती है वो वाली भी हो सकती है. Supervening impossibility may take place owing to. अब supervening impossibility in particular cases में हो सकती है या तो लॉ का कोई चेंज हो गया है, आपका सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर कोई एक ऐसी पर्टिकुलर थिंग हो गई है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब परफॉर्म नहीं हो सकता है, या फिर वॉर डिक्लेयर हो गया है. तो इन पर्टिकुलर केसेस में हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानेंगे. लेकिन इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वो वाली इम्पॉसिबिलिटी है जो स्टार्टिंग से रहती है. ठीक है, वी हैव ऑल्सो रेड दिस इन सेक्शन 4.8 जिसमें हमने सुपरवेनिंग और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा था. एग्जाम्पल 43, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो एक खजाना ढूंढेगा बाय मैजिक. ठीक है, तो एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है. इसमें ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे और शादी के टाइम से पहले ही ए जो है वो पागल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो गया, यानी कि ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्ट एट अ थिएटर फॉर 6 मंथ. ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो एक थिएटर में 6 महीने के लिए एक्ट करेगा और बी ने उसको एडवांस पैसा भी दिया फॉर द सेम. ठीक है, ऑन सेवरल ओकेजन ए इज टू इल टू एक्ट. और बहुत सारे ओकेजन्स पे 6 महीनों में ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया परफॉर्म करने से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया है ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. X agrees to sell his horse to Y for rupees 5,000. X ने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसे अपना घोड़ा बेचेगा फॉर द सम ऑफ रुपीज 5,000. लेकिन जो हॉर्स है वो मर गया एक्सीडेंट में, तो इसमें अब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है. तो एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन सकता है क्योंकि जब उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है. तो ये भी एग्जाम्पल है फॉर द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. एग्जाम्पल 44, 45 एंड 46 आर एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरवेनिंग impossibility, while example 43 shows initial impossibility. Now discharge by lapse of time. A contract should be performed within a specified period as prescribed by the Limitation Act 1963. एक कॉन्ट्रैक्ट को आपको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही परफॉर्म करना है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963. You should mark this important. If it is not performed and if no action is taken by the promisee within the specified period of limitation, he is deprived of remedy at law. अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर उस एक्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप उस परफॉर्मेंस को रेमिट कर सकते हैं. For example, if a creditor does not file a suit against the buyer for recovery of the price within 3 years, the debt becomes time barred and hence irrecoverable. मान लेते हैं कि मैंने आपको अपने गुड्स जो है वो बेचे 50,000 के, आपने गुड्स तो एक्सेप्ट कर लिए लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी. अब ठीक है, आपने पेमेंट नहीं करी और मैंने 3 साल तक आपको कुछ कहा नहीं और चौथे साल में मैं कहती हूँ कि भाई तुमने पैसे नहीं दिए, तो आप कहोगे कि वो 3 साल पहले वाली बात है और अब इन लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अब तुम मुझसे पैसे नहीं मांग सकते. अगर तुम्हें मांगने थे तो तुम 3 साल के अंदर मांगते. ठीक है, नाउ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के ऑपरेशन के थ्रू भी डिस्चार्ज हो सकता है. अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. नाउ डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट की, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना. तो जो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है वो 2 तरह की होती है. एक होती है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी होती है एंटिसिपेटरी. इफ वन पार्टी
डिफॉल्ट्स इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट, अगर एक पार्टी ड्यू डेट पर अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसने ब्रीच कर दी है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन रेपुडिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम for the performance has arrived, he is deemed to have committed anticipatory breach. Actual breach हमारी वो breach होती है जब परफॉर्मेंस के दिन वाले दिन, मान लेते हैं कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम परसों इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करेंगे, परसों मैं तुम्हें सामान दूंगी और तुम मुझे पेमेंट करना. अब मैं परसों को आकर आपके घर कहती हूँ कि भाई मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी परफॉर्म, तो वो होगी हमारी एक्चुअल ब्रीच. लेकिन हमें पता है कि हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट परसों परफॉर्म करना है और मैं 2 दिन पहले आपसे कह रही हूँ कि मैं भाई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच कहलाएगी. इफ वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक्स अ प्रॉमिस, द पार्टी इंजर्ड देयरबाय हैज नॉट ओनली अ राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस बट ही इज ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तो तोड़ ही सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझसे डैमेजेस भी मांग सकते हैं और आपको अपना पार्ट परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है. फिर फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसको 100 kg ऑफ राइस सप्लाई करेगा 1 जून को, लेकिन ए सेम डेट पर डिलीवर नहीं कर पाया, तो ये एक्चुअल ब्रीच है, ठीक है. अगर टाइम असेंशियल नहीं है, असेंशियल एसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो बी उसको और आगे का टाइम दे सकता है, लेकिन वो डैमेजेस के लिए फिर लायबल नहीं होगा, ठीक है. आपने अगर मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको परसों को आकर बोला कि भाई देखो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट को, आप कहते हैं कि ठीक है अभी परफॉर्म मत करो, आगे जाके 2 दिन बाद और ले लो, 2 दिन मेरे से और ले लो, फिर मुझे तुम गुड्स डिलीवर कर देना, ठीक है. अब आपने जब सेड डेट के आगे टाइम को एक्सटेंड कर दिया है और मैं अगर 2 दिन बाद भी फिर से आपको डिलीवर नहीं कर पाई, तो फिर आप मुझसे डैमेजेस नहीं मांग सकते, ठीक है. सो दिस इज द केस. प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ठीक है. जब प्रोमिसी आपकी परफॉर्मेंस को रेमिट कर देता है, रेमिशन के थ्रू भी आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है, वो हमने पहले वाले पॉइंट में ही पढ़ लिया है. एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और may extend the time for such performance or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. In other words, a contract may be discharged by remission as per section 63. तो ये हमने पहले वाले पॉइंट में ही कवर कर लिया था, जिसमें हमने नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन पढ़ा था, ठीक है. ए को पैसे देने थे 5 लाख रुपीज टू बी, ठीक है. सी ने बी को 1 लाख रुपीज दे दिए और इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल क्लेम उसने 1 लाख रुपये एक्सेप्ट कर लिए, तो आपकी पूरी डेट माफ हो गई फिर क्योंकि उसने आपकी परफॉर्मेंस को रेमिट कर दिया. Effect of neglect of performance to afford promisor reasonable facilities for performance. If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby as per section 67. So this is the same case कि आपने अपने घर पर कारपेंटर को बुलाया और कहा कि तुम एक अलमीरा को कंस्ट्रक्ट करो, बट आपने एक रिक्वायर्ड सामान उसको नहीं दिया. आपने कहा था कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सारा सामान दूंगा और तुम अलमीरा बना देना. अब वो आपके घर पर आ गया और आपने सामान ही अरेंज नहीं करा, ठीक है. तो जब आपने रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी है प्रॉमिसी को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. Now, merger of right. Sometimes the inferior rights and the superior rights coincide and meet in one and the same person. In such cases, the inferior rights merge into the superior rights. On merger, the inferior rights vanish and we are not required to be enforced. कभी कभी क्या होता है कि 2 तरह के आपके राइट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इन्फीरियर और सुपीरियर राइट्स, ठीक है. वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ टीनेंट, ठीक है. मान लेते हैं कि ए ने बी से लैंड ली लीज पर, सब्सिक्वेंटली बाद में जाकर उसने उस लैंड को खरीद लिया, तो अब ए जब उस लैंड का ओनर बन गया है तो वो एक सुपीरियर राइट है. एक टीनेंट यानी कि एक किराएदार होना इज अ इन्फीरियर राइट, लेकिन एक ओनर होना इज अ सुपीरियर राइट. तो पहले ए जो था वो किराएदार था, लेकिन उसने बाद में वो जमीन खरीद ली तो वो ओनर बन गया, ठीक है. अब ओनर बनने के बाद अगर एज अ टीनेंट भी उसकी अगर कोई ऑब्लिगेशन होगी तो अब उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब वो ओनर बन चुका है लैंड का, ठीक है. दिस इज द केस.
सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है. द फर्स्ट वन इज बाय द परफॉर्मेंस, जिसमें दो तरह की परफॉर्मेंस आती है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ डिस्चार्ज होता है, जिसमें हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन और रिसेशन. दूसरा होता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. इम्पॉसिबिलिटी हमारी दो तरह की होती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. दूसरा होता है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. दूसरा होता है हमारा ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसमें डेथ या इंसॉल्वेंसी आ जाती है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें हमारी दो तरह की ब्रीच होती है, एक होती है एक्चुअल ब्रीच, दूसरी होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच. रेमिशन के थ्रू डिस्चार्ज हो सकता है, रीजनेबल फैसिलिटीज जब आप प्रोवाइड नहीं करते तो उसमें डिस्चार्ज हो सकता है. और मर्जर ऑफ राइट्स के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, जब इंफीरियर और सुपीरियर राइट्स आपके मर्ज हो जाते हैं. ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.